Hello students, welcome to SBT Chela. I am Saket Saksham and I am running a grammar class for intermediate students. I have already discussed about present indefinite tense and in this video I gonna discuss about present continuous tense. So without taking so much time, let's start it. तो देखो, आसान भाषा में समझना ज़्यादा मज़ेदार होता है और समझ में भी तो आना चाहिए ना, और बोलने भी तो आना चाहिए। खैर, हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये जानते हैं हम, सारे के सारे वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में होते हैं और सब में इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मतलब कि ये जो प्रेजेंट के भी 4 टॉपिक होते हैं, पास्ट के भी ये 4 टेंस होते हैं और फ्यूचर के भी ये 4 टेंस होते हैं। चारों सबके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब चारों जो हम सबके पढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक। तो अब क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग प्रेजेंट का कंटिन्यूअस स्टार्ट करने वाले हैं, कि यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले के 6 क्लास या 7 क्लास लगभग आ चुके थे, ये 8वीं क्लास है। तो पहले वाली वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और इस वीडियो को देख के भी अंदाज़ा लग जाएगा कि तुम्हें, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इस बात का अंदाज़ा तो लग ही जाएगा ना कि पहले के वीडियोस देखने हैं कि नहीं देखने हैं, ठीक है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाते हैं सीधे। सबसे पहले जो ये डेफिनेशन लिख के रखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे हम, ठीक। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। जब भी कोई काम हमको दिखने का मिलेगा कि कोई काम लगातार जारी है, अभी शुरू हो चुका है, जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है काम, तो वो सारे के सारे जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब ऐसे नहीं समझ में आया तो समझने के लिए यहाँ पे जो छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा है वो इस तरह से है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि का होना पाया जाता है, ऐसे वाक्य प्राय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, ठीक है। अब रहा है, रही है, रहे हैं देख के हम पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन एक बात को याद रखना, मैंने पहले जो भी डेफिनेशन दिया था वो इस तरह से था कि जो वाक्य वर्तमान काल में होगा और वाक्य ख़त्म नहीं होगा, जारी होगा, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा कि पेसिव वॉइस में अभी जाएंगे तो वहाँ पे भी रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ये पता चल जाएगा हमें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, समझ में आएगा, इसकी तरह नहीं ट्रांसलेट कर पाएंगे। दूसरा चीज़ कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इसमें भी मैं यहाँ बैठा हूँ में रहा है, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ तो नहीं बोल रहा ना, मैंने बोला कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो बैठने का जो मेरा काम था वो अभी भी जारी है, वो भी लगातार हो रहा है और वर्तमान समय में ही हो रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। और इसमें रहा है तो आया ही नहीं, रहा है, रही है, रहे, कुछ भी नहीं आया। जैसे मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, ये दोनों में से कुछ बोलते हैं। इसके अलावा और जब 2 हो सकता है तो और भी तो हो ही सकता है। तो समझ लो कि इसमें काम लगातार होना पे ध्यान देंगे हम लोग, रहा है, रही पे नहीं ध्यान देंगे। लेकिन अगर समझना है, स्टार्टिंग का फेज़ है, हमें नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, तो हम रहा है, रही है, रहे हैं देख के गेस करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल इसका ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खेल रहा हूँ, और इसका हो जाएगा आई एम प्लेइंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो आगे है हमारा अनुवाद का नियम, ट्रांसलेट करने का कुछ नियम भी होगा। तो मैंने पहले बताया था, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अब इसके लिए पुरानी वीडियो जाके देखोगे तो सही नहीं रहेगा ना। अभी समझ लो कि मैंने पहले क्या बोला था कि कोई भी इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होगा उसका एक ही नियम है, सब्जेक्ट के बाद तुम हेल्पिंग वर्ब लगा लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और इससे तुम्हारा वाक्य हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब सारे के सारे वाक्य में तुम्हारा सब्जेक्ट तो डिपेंड करता है कि वाक्य में क्या है, उसके हिसाब से लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सभी वाक्यों में चेंज होता है, जैसे कि शुरू में मैंने बोला था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का 4 टेंस हम पढ़ने वाले हैं, तो उन चारों का सबका हेल्पिंग वर्ब तो डिफरेंट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए चेंज हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाने वाले हैं। दूसरा वर्ब जो होगा वो भी चेंज होता रहता है, और ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब अगर हम सीख लें किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है और किसके साथ कौन सा वर्ब लगाते हैं, तो हमारे लिए ये हो जाएगा ईजी। मैं अगर ज़्यादा तेज़, मुझे लगता है मैं ज़्यादा तेज़ बोला, थोड़ा आराम से बोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, अनुवाद के नियम को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नेगेटिविटी नहीं होती, मतलब वाक्य के बीच में कहीं नहीं का होना नहीं पाया जाएगा, और इंटेरोगेटिव नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा। तो अफर्मेटिव में इसको अनुवाद कैसे करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख रखा है कि इस काल के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए
जो एक वचन करता होंगे। एक वचन करता यानी कि समझ लो आसान भाषा में ही, सी, इट, कोई एक नाम देखने को मिल जाए या फिर कोई एक पर्सन देखने को मिल जाए, एक कुत्ता रहे, एक लड़का रहे, एक लड़की रहे, तो वो सारे एक वचन करता होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो एक वचन कर्ता के साथ हम लोग इज का यूज़ करते हैं और इज सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है। और उसके अलावा अगर बहुवचन करता है हमारे साथ तो उसके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। अब बहुवचन कर्ता के लिए अलग अलग नाम लेने की ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जितना भी एक वचन करता नहीं है वो सारा का सारा बहुवचन करता ही है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम आर यूज़ करेंगे। और आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि उसमें आई को बहुवचन मान के चलते, लेकिन इसमें आई को बहुवचन मान के नहीं चलते। इसमें आई के साथ अलग से हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है जिसको एम कहते हैं। तो आई के साथ एम यूज़ करेंगे और उसके बाद जो वर्ब है हमारा, क्रिया है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर देख लो इसका। बहुत लोगों को आदत होता है, मैंने कुछ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस जो देख रहे होंगे जिनको मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, उनको जिस तरह से मैंने बताया है उसके हिसाब से तो उनको तो आदत होगा स्ट्रक्चर का ही। तो देख लो बुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट होगा तुम्हारा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और कोई एक्स्ट्रा वर्ड आता है तो वो हम एंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल है मैं तैर रहा हूँ। तो मैं तैर रहा हूँ, तो मैं तैर रहा हूँ का क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो मैं तैर रहा हूँ में काम तैरने वाला कौन, मैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं। तो मैं की इंग्लिश आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम एम। तो आई एम। अब वर्ब क्या है, यानी कि काम कौन सा हो रहा है इसमें, तैरने का काम हो रहा है। तो तैरने का काम होता है स्विम, तैरने का इंग्लिश होता है स्विम, तो लगा दिया स्विम। स्विम में लगा देंगे आई एन जी, तो हो गया स्विमिंग। और इस तरह से हमारा हो गया आई एम स्विमिंग, फुल स्टॉप, वाक्य कंप्लीट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, तुम कविता लिख रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है यू। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो यू के साथ यूज़ करेंगे हम लोग आर, यू आर। अब आर के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, लिखना, लिखना यानी कि राइट, WRITE, लेकिन इसमें लगाएंगे ING। क्यों, क्योंकि वर्ब में ING लगाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो आई एम, यू आर राइटिंग। अब क्या लिख रहे हो, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं कविता, तो हो गया यू आर राइटिंग अ पोएम। ठीक है, और ये हो गया हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट। ठीक है, अब थर्ड वाले को देखते हैं कि रमेश क्रिकेट खेल रहा है। रमेश क्रिकेट खेल रहा है में सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रमेश, RAMESH, रमेश। अब रमेश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, रमेश एक नाम है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, इज लगाएंगे, रमेश इज। उसके बाद वर्ब है हमारा प्ले, प्ले में ING लगा दिया, तो प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो जो कुछ भी खेल रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और क्रिकेट में लगा दिया, और फुल स्टॉप के बाद ये वाक्य हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और जितना भी समझ में आया, अगर पुराने वीडियोस भी देख रहे होगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा, और नहीं देख रहे होगे तो भी कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा ना। तो उसके हिसाब से ये रहा एक्सरसाइज 7। एक्सरसाइज 7 क्यों, क्योंकि इससे पहले 6 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी होमवर्क के रूप में दे चुका था। तो अब एक्सरसाइज 7 को करना, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, नोट कर सकते हो और ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ इसका सॉल्यूशन जो है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एंड वाला वीडियो आएगा इंटरोगेटिव के बाद, तो उस वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। 2-2 सेकंड के लिए देखूंगा तो आराम से पॉज करके देख पाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है वो है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बस इस काल के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम या आर था, उसके बाद हम नॉट का यूज़ कर लेंगे, और शेष वाक्य जो बाकी के सेंटेंस था हमारा उसको सेम टू सेम रहने देते हैं। स्ट्रक्चर भी उसका वैसे ही बनता है, देख लो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक, नॉट आ गया है तो नॉट लगा देंगे इज एम आर के बाद। उसके बाद वर्ब में ING वैसे ही लगेगा और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के बाद इसका भी एक्सरसाइज दे दूंगा और वीडियो हो जाएगा आज का ख़त्म। तो यहाँ पे देखो, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है। अब वह पतंग नहीं उड़ा रहा है में सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट वह होगा। तो ही के साथ क्या यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ही के साथ इज यूज़ करेंगे, ही इज। अब नॉट आ गया है तो नॉट तो लगाएंगे, ही इज़ नॉट। अब क्या कर रहा है,
वर्ब क्या है, उड़ाना। तो उड़ना और उड़ाना दोनों का फ्लाई ही होता है, तो यहाँ पे फ्लाई लिख देते हैं, फ्लाइंग। फ्लाइंग में आईएनजी लगेगा तो फ्लाइंग हो जाएगा। ही इज़ नॉट फ्लाइंग, क्या उड़ाने की बात हो रही है, तो काइट उड़ाने की बात हो रही है, तो ए काइट, ही इज़ फ्लाइंग ए काइट। नेक्स्ट है मैं बैठा नहीं हूँ। अब देखना, मैं बैठा नहीं हूँ में रहा है तो नहीं आया, लेकिन फिर भी काम तो जारी होने की ही बात हो रही है ना, कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बैठा हूँ तो अभी भी बैठा ही हूँ, लगातार हो रही है काम, तो इस वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। और इसका ट्रांसलेट करते हैं हम, आई के साथ यूज़ होगा एम, उसके बाद नॉट लगा देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो लगाना ही है हमें, नॉट, उसके बाद सिटिंग, SITTING, आई एम नॉट सिटिंग, और ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा वे रास्ते पर खड़े नहीं हैं। सबसे पहले वे का हो जाएगा दे के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, नॉट तो लगेगा आर के बाद क्योंकि नेगेटिव है, तो दे आर नॉट स्टैंडिंग, खड़े होने का स्टैंड होता है, तो स्टैंड में ING लगा दिया, तो दे आर नॉट स्टैंडिंग। कहाँ पे खड़े हैं, तो ऑन द रोड, रोड पर हैं तो ऑन द रोड। और इस तरह से ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो अब है तुम्हारे लिए एक्सरसाइज नंबर 8 एज अ होमवर्क, कि एक्सरसाइज 8 को तुम्हारा होमवर्क है, आराम से इसको भी नोट कर लो और नोट करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो इंटेरोगेटिव का जो होगा उसी में हो सकता है दे दूँ, कुछ और एग्जाम्पल के साथ, कुछ और एक्सरसाइज के साथ। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दिया करो, कमेंट कर दे अगर कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो तो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कैसा आ रहा है, रिस्पॉन्स कैसा है, बेहतर वीडियो बना पाऊँगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, बाकी अगर नहीं कमेंट आता है तो मैं तो यही समझूंगा कि अभी तक कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा किसी को। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सीखते रहो।